लिगामेंट और टेंडन इंजुरी। सो देखो, लिगामेंट एंड टेंडन इंजुरी आर वेरी कॉमनली एनकाउंटर इन प्रैक्टिस। हमारे पास काफी लोग आते हैं और बोलते हैं कि आयुर्वेद के अंदर क्या लिगामेंट का पैथोलॉजी ठीक हो सकता है या टेंडन की पैथोलॉजी ठीक हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा ये लेक्चर सीरीज का ये फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर किया जाए, और जिससे आपको ये पता चले कि प्रैक्टिस में इसे कैसे डील करते हैं या हम इसे कैसे अपने क्लिनिक में डील करते हैं। तो पहली बात हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लिगामेंट और टेंडन इंजुरी का जो उल्लेख है वो आयुर्वेद के अंदर स्नायुगत वात आता है। अब इसमें बहुत सारे डिबेट हो सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हो सकते हैं कि स्नायु क्यों, कंडरा क्यों नहीं, या लिगामेंट को इससे क्यों कंपेयर करते हैं, उससे क्यों कंपेयर करते हैं। हम बहुत ज्यादा वेरिएशन में ना जाके एक स्ट्रेट पॉइंट पे जाते हैं, ताकि एक कॉमन संख्या संप्राप्ति बना सके, एक बेसिक प्रोटोकॉल बना सके कि जिससे हम लिगामेंट और टेंडन के डिजीज को अप्रोच कर सके। बाद में एक बार अगर आपके पास कोई डिफरेंट कंडीशन आता है या डिफरेंट आपको हेतु मिलते हैं तो आप उस पर चेंज कर सकते हो। बट फॉर नाउ हम एकदम सिंपल संप्राप्ति बना के चलेंगे जो कॉमन सबसे ज्यादा लिगामेंट और टेंडन की इंजुरी में या पैथोलॉजी में आयुर्वेद का अरे कॉन्सेप्ट काम आता है। तो उसमें अगर मैं एक में बोलूं तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस सभी का जो रेफरेंस है वो आता है स्नायुगत में। और इसे आप और डिटेल में पढ़ सकते हो जब आप स्नायु के प्रकार वगैरह पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हमें यह समझना है कि लिगामेंट और टेंडन इंजुरी, या कोई भी कल को आपके पास कोई ऐसा पर्सन आए जो एमआरआई या सीटी स्कैन लेके आए और कहे कि आपको जो है टेंडनाइटिस हो चुका है या टेंडिनोसिस हो चुका है या लिगामेंट पार्ट 1 यानी ग्रेड 1 टीयर हो चुका है, ग्रेड 2 टीयर हो चुका है। सो आपको अप्रोच एक ही रखना है कि मुझे चिकित्सा करनी है स्नायुगत वात की। स्नायुगत वात के अंदर लिगामेंट भी आ जाना चाहिए, टेंडेंस भी आ जाने चाहिए। अब इसे आगे अगर थोड़ा देखा जाए कि प्रैक्टिस में क्या होता है, कि प्रैक्टिस में हमें जो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट गूगल की तरफ ध्यान देना है, जो ऑल्दो बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस में यूज करते हैं, अलग अलग डिजीज में यूज होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ जो एक ही एम है वो ये है कि पंचतिक्त घृत गुगुल को लिगामेंट और टेंडन इंजुरी के लिए क्यों फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन बनाना चाहिए, क्यों आप सभी को इस गुगुल का उपयोग बिना किसी कॉन्ट्राइंडिकेशन के हर टेंडन और लिगामेंट के पैथोलॉजी में काम आएगा। यानी कि अगर कब कल को अगर आप किसी के एमआरआई में ये भी देख ले कि टेंडनाइटिस हो चुका है, वहां भी ये चीजें काम आती है। अगर किसी के एमआरआई के अंदर इवन ये भी बताया है कि टेंडन पार्शियल टीयर है और उसके कारण इन्फ्लेमेशन है, तो भी ये गूगल काम करता है। वहां लिगामेंट के टेयर के कारण या लिगामेंट के ऊपर स्ट्रेस के कारण अगर वहां लोकल स्वेलिंग है, वहां भी ये गूगल काम आती है। मीन्स इनडायरेक्टली कि लिगामेंट और टेंडन को अलग अलग संप्राप्ति से इफेक्ट करने वाला हेतु जो भी है, सबको कॉमनली एक ही लाइन में या एक ही झटके में या एक ही आप ऐसा बोलो कि संख्या संप्राप्ति में अगर कोई टारगेट करता है या कोई मल्टीपल एंगल से कवर करता है तो वो है पंचतिक्त घृत गुगुल। यानी कि कल को अगर आपको कोई पेशेंट मिले कि लिगामेंट और टेंडन की किसी भी डिग्री ऑफ इंजुरी का या इनिशियल इंजुरी का, तो वहां आप पंचतिक्त घृत गुगुल का उपयोग कर सकते हो। अब बात आता है कि थोड़ा सा हम अगर डिफरेंस देखें तो यहां थोड़ा सा टाइम लेके मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जब भी आपके पास कोई टेंडन का पर्सन या टेंडन के पैथोलॉजी लेके आता है। अब मैं बहुत ज्यादा इसमें सिम्टोमेटिक जो है स्नायुगत संधिगत वात या आम वात वात रक्त के डिफरेंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो विशेष संप्राप्ति है। पर आपको एक चीज क्या समझना है कि जॉइंट का दर्द कोई भी जॉइंट का दर्द अगर आपके अग्नि कर्म से न जाए या आपके विद्ध कर्म से न जाए, तो इसका मतलब कि उस पेन के अंदर या उस जो शूल के अंदर कहीं ना कहीं रक्त की संप्राप्ति है, रक्त धातु कहीं ना कहीं आवृत्त है, या हो सकता है कि वात रक्त आश्रित हो। क्योंकि अग्नि कर्म और विद्ध कर्म से कभी भी पित्त का शमन नहीं होता। और इसीलिए जो मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं और आगे कैसे काम आएगा ये धीरे धीरे समझेंगे। तो टेंडन और स्नायु की जब मैं बात करता हूं तो पहला आपको यह समझना है
कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी स्नायु के अंदर संप्राप्ति होगा, ज्यादा से ज्यादा संप्राप्ति, मोस्ट ऑफ द संप्राप्ति हमेशा रक्त और वात का दोनों एक साथ आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, आगे और उसको डिफरेंट करेंगे। तो जब भी पेशेंट को पेन होता है, और वो पेन जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि अग्नि कर्म से विद्ध कर्म से न जाए। सेकेंड पॉइंट, पेन बार बार आए, कोई भी थोड़ा भी मूवमेंट कर लिया तो भी पेन रिगेन होता है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पेन मोर देन 1 ईयर तक बना रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो तीनों क्राइटेरिया फॉल होते हैं, ये हमेशा टेंडन या लिगामेंट की इंजुरी होती है, या टेंडन और लिगामेंट का फर्स्ट डिग्री भी अगर इंजुरी होता है, इस सब के अंदर हमें सिम्टम देखने मिलता है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अग्नि कर्म और विद्ध कर्म से एक बार में जो है आराम मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर जो दोष है वो रक्त आश्रित हो जाए, रक्त के अंदर जो है उसकी पैथोलॉजी बिल्ड होना चालू करे, तो जैसे चरक आचार्य ने कहा है कि रक्तगत जो व्याधि होती है, ये ना तो उष्ण से जाती है ना तो शीत से जाती है, और बहुत सारी चिकित्सा करने पर भी नहीं जाती है, बहुत क्रॉनिक हो जाती है, जीर्ण हो जाती है। इसीलिए वहां मुझे चिकित्सा रक्तगत वात की या तो रक्त को पकड़ के करनी है। और इसीलिए जो भी क्रॉनिक टेंडनाइटिस है या क्रॉनिक लिगामेंट इंजुरी है, इस सब के अंदर मोस्ट कॉमनली, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आपको थोड़ा वात रक्त के बारे में सोचना है। अब बड़ी बात यह आती है कि आपके प्रैक्टिस के अंदर आपके पास डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 ही आएगा। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 ना, ये आपको प्रैक्टिकली कभी नहीं समझेगा। ये हमेशा हमें समझता है एमआरआई या सीटी स्कैन के ऊपर। और जहां ग्रेड टियर 3 है, वहां मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटिव लगता है, जो मैं आगे फिर से बताऊंगा, आगे फिर से बात बताने की कोशिश करूंगा कि टेंडन और लिगामेंट का सबसे पहली बात यहां आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे आइडेंटिफाई करना चाहें। पहला पॉइंट कि ना तो अग्नि कर्म और विद्ध कर्म से वो जाता है। पॉइंट नंबर 2 कि ये बार बार घूम के आता है और बहुत क्रॉनिक होता है। अब इसका एग्जामिनेशन वगैरह मैं एक सेपरेट लेक्चर कभी लूंगा, या मैंने कहीं अगर उसको अपलोड किया है तो आप जाके देख सकते हैं कि लिगामेंट और टेंडन का एग्जामिनेशन कैसे होता है। क्योंकि संधिगत वात के अंदर साम निराम एग्जामिन करने से, उष्ण शीत एग्जामिन करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नी एग्जाम करते समय टेंडन एग्जामिनेशन, लिगामेंट एग्जामिनेशन और जॉइंट एग्जामिनेशन, ये आपको आना चाहिए एज अ यूजी स्टूडेंट। अब वो फिर से बात अलग है। यहां इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेड 1 आयुर्वेद ठीक करता है। ग्रेड 1 की इंजुरी जो मॉडर्न मेडिसिन से नहीं जाती, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से जाती है। ग्रेड 2 से इन्फ्लेमेशन जाता है, वहां की जो पैथोलॉजी कम होती है और थोड़ी रीहीलिंग होती है। लेकिन हर पर्सन का ग्रेड 2 हील नहीं होता। पेशेंट अगर यंग है, बहुत ज्यादा एथलेटिक वगैरह नहीं है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो है आपके पेशेंट जो है, आपके पेशेंट रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उसके अंदर अगर ग्रेड 3 है, तो ये मोस्टली ऑपरेटिव में जाता है। हाँ, लेकिन ग्रेड 3 होने के बाद भी जो पेशेंट बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है कि वो बिल्कुल भी ऑपरेशन में नहीं जान सकते, तो उसको हम आयुर्वेदिक ढंग से ठीक कर सकते हैं। यानी कि देखो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। हम सब ठीक कर लेंगे, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता। प्रैक्टिकली जो है, जहां ग्रेड 1 में मॉडर्न मेडिसिन बहुत ही स्ट्रगल करती है, हम वहां बहुत बेटर काम करते हैं। ग्रेड 2 में जो अभी भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट लास्ट मंथ में भी हमें मिले थे कि ग्रेड 2 वाले में ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वेट करो और बाद में अगर सिम्टम ज्यादा हो जाए या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हम ऑपरेटिव करेंगे। तो वहां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर वहां भी आपका स्कोप है, तो वहां भी आप एक तरह से उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड 3 के अंदर कभी भी पेशेंट को एश्योर नहीं करना है कि आपका ये जो है या टेयर है वापस से भर जाएगा, बिकॉज कंप्लीटली टेयर होने के बाद कोई भी प्रकार का टेंडन वापस से रिपेयर नहीं होता। फिर से बता दूं कि टेंडन और लिगामेंट ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां की माइक्रो सर्कुलेशन बहुत ही पुअर होती है। तो आप अग्निकर्म क्यों कर रहे हो? अग्निकर्म इसलिए कर रहे हो ताकि वहां लोकली आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सके, बॉडी हील हो सके। तो विद्ध कर्म का भी क्या रोल है? सेम रोल है। जलों का क्या क्या रोल है? सेम रोल है।
तीनों के तीनों जो है लोकल सर्कुलेशन इंक्रीज करने का तरीका है, लेकिन यह है कि दोष अलग टारगेट करते हैं। तो यहाँ ग्रेड 1 ग्रेड 2 में आपको स्कोप है, आप पेशेंट को थोड़ा एश्योर कर सकते हो, ग्रेड 3 में नहीं, खाली आप सिम्टम या पैलेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हो। सेम हिस्ट्री जो है टेंडन की जैसी है, सेम लिगामेंट की भी है। लिगामेंट भी वही कि ग्रेड 1 में यस, वहां भी आप जो इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हो। अब देखो, ये लिगामेंट आपका नी का कोई भी क्रूशिएट लिगामेंट हो, या आपके शोल्डर जॉइंट का लिगामेंट हो जहां टेंडनाइटिस होता है ड्यू टू शोल्डर इंपेजिमेंट, और या तो आपका जो है एंकल का कोई भी लिगामेंट हो, सबके अंदर पैथोलॉजी सेम है। यानी कि जो डिग्री हम बात कर रहे हैं, जो पैथोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो वात रक्त के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बॉडी की किसी भी सिरा स्नायु के अंदर ये पैथोलॉजी फॉल होती है। तो ग्रेड 1 इजी ट्रीटेबल, ग्रेड 2 थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इट इज अ मैनेजेबल और हील हो सकता है इफ बॉडी इज यंग। बॉडी मोर देन 50-55 के ऊपर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कभी कभी हो जाता है पर एश्योर नहीं कर सकते। ग्रेड 3 बिल्कुल भी क्योरेबल नहीं है, यू नीड एट ऑपरेटिव, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से मैनेज हो सकते हैं। बिकॉज तीनों डिग्री के अंदर द बेस्ट पॉइंट इज कि our Ayurvedic medicine can give a pain relief management in all the three condition। तो ये हमारी बेनिफिट है, लेकिन दिमाग में भर के चलो कि पेन को रिलीफ देना मतलब आपका लिगामेंट टेंडन का ग्रेड 3 भर जाएगा, या आप मत सोच के चलो। आप अगर रिपीट एमआरआई निकालोगे, जो हमने पहले भी निकाला है, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आता है। हाँ, लोकल स्वेलिंग वगैरह निकलती है। तो जो फैक्ट है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्नायु के बारे में बहुत ज्यादा रेफरेंस न देख के खाली ये 4 पॉइंट के ऊपर मैं आपका फोकस डालना चाहता हूं कि स्नायु एक ऐसा प्रकार है, या ऐसा प्रकार का जो रचना है जो प्रत्येक अंग के संधि के ऊपर आती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बोन टू बोन और मसल टू बोन, लिगामेंट और टेंडन कैसे काम करते हैं। स्नायु का काम है कि ये जितने भी सिरा मांस और अस्थि है, यानी कि बोनी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जितने भी मास स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है और वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये सबका जो है कवरिंग करके रखना, जो फिर से टेंडन और लिगामेंट का मेन काम है। अब देखिए, 4 प्रकार के जो स्नायु है, उसमें जो भी प्रतानवत प्रकार का स्नायु है, जिसको टेंड्रिल लाइक, यानी कि जो फिलामेंट के टाइप के होते हैं, ये प्रकार का जो आपका स्नायु है, उसी को हम टेंडन और लिगामेंट बोलते हैं। वैसे कोई इस स्नायु को स्पिंचर से भी कंपेयर करता है, नर्व से भी कंपेयर करता है। तो ये जितने प्रकार के अलग अलग स्नायु होते हैं, वैसे उसके रचना अलग होती है। लेकिन यहाँ हमारा जो भी टेंडन और लिगामेंट है, कल को कोई पूछे कि हम किस स्नायु के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये प्रतानवत स्नायु है, जिसका हम कंपेयर करते हैं टेंडन और लिगामेंट से, और ये सर्व संधि पे अवेलेबल होता है, यानी कि उसके उधर प्रेजेंट होता है। तो ये हुई आपकी बात। इस जो स्लाइड है, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम हम देंगे, और इसमें यह समझने की कोशिश करेंगे कि मेडिसिन जब आप सिलेक्ट करते हो, तो मेडिसिन सिलेक्ट करते समय आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या हो रहा है उस स्ट्रक्चर के साथ। अगर मैं पूछूं कि जो टेंडन और लिगामेंट है, इसके अंदर क्या हुआ है कि ग्रेड 1 टीयर हो गया, ग्रेड 2 टीयर हो गया, 3 हो गया, और भले वो इंजुरी हो या एज रिलेटेड हो, क्योंकि हेतु दो ही होगा, या तो डी जनरेशन विथ एज, या तो इंजुरी, स्पोर्ट्स इंजुरी, बस में तुरंत उतर रहे और पैर चमक गया, चलती ट्रेन से बहुत सारे लोग को कूदने या चलने की अचानक उतरने की जो है एक हैबिट होती है। ये 3-4 एरिया है जहां आपको इंजुरी इंड्यूस जो है, आपको लिगामेंट का जो है इन्फ्लेमेशन या टेंडन इन्फ्लेमेशन मिलता है। और ये सबका इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, ये सबका इंपॉर्टेंट ये है कि मार लगना, यानी कि अभिघात होना, एक्सीडेंट में अचानक ट्विस्ट होना, ये सब अभिघातक इंजुरी जो है, वो वात रक्त की तरफ लेके जाती है। और ये हम लोग बहुत बार भूल जाते, क्योंकि जैसे ही किसी को अचानक ट्विस्ट होता है और स्वेलिंग आने लगती है, आपको हमेशा मान के चलना पड़ेगा कि तुरंत, जो हम लोग बोलते हैं पैर मुड़ गया या पैर मुरघड़ गया इन मराठी, देर इज अ लॉट ऑफ वर्ड, लेकिन जिसको ये आघात इंड्यूस, यानी कि स्पोर्ट्स इंजुरी या अचानक जो पैर मुड़ता है, इसमें कभी भी स्नेहन नहीं करना चाहिए, कभी भी स्वेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आघातज जो है इम्पैक्ट है, ये आप ज्वर में भी लेके देखो कि आघातज ज्वर भी जो है वो भी वात रक्त प्रधान होता है। और आघात होने पे, त्वचा पे आघात, शरीर पे आघात होने से सबसे पहले वात रक्त जो है प्रकोपित होते हैं। इसीलिए
हमेशा जब भी किसी को मार लगती है, टेंडनाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन आता है खास करके, क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर पे पेन जो है खाली होता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग नहीं होता है। स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन वहां आती है जहां टेंडन या लिगामेंट किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो गया है। तो वहां जो चिकित्सा होनी चाहिए, हमेशा शीत चिकित्सा होना चाहिए। वो अभी भी जो डिबेटेबल फॉर्म है कि कोल्ड की हॉट, तो यहाँ कोल्ड क्योंकि वात रक्त की संप्राप्ति है। लेकिन जो ओल्ड डीजनरेटिव है, वहां शुद्ध वात प्रकोप होता है। तो आपके लिगामेंट और टेंडन दो प्रकार से हो सकते हैं। अब भले स्पोर्ट्स इंजरी की हिस्ट्री हो, उसकी 100% कैटेगराइजेशन जो है वात रक्त की तरफ जाएगी। और ये दोनों में यह एक ही चीज होगा कि वायु का रुक्ष गुण बढ़ेगा। और ये रुक्ष गुण जो है आपके सिरा और स्नायु के स्ट्रक्चर के ऊपर बार बार स्नेह की कमी करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी स्नायु है ये हमेशा स्नेह भाग से बनता है। और स्नेह भाग से बनना मतलब कि धातु के पोषण के बाद स्नायु को निरंतर स्नेह देना, यही उसके बल और कर्म को नॉर्मल रखता है। लेकिन स्पोर्ट्स इंजरी भले वात रक्त की हो या डीजनरेटिव हो, ये जब भी टेंडन लिगामेंट के अंदर वायु आश्रित हो जाती है और बहुत ज्यादा रुक्षगुण बढ़ जाए, तो जाके धीरे धीरे वो डैमेज करती है। और इससे जब भी स्नेह की कमतरता होती है, तभी जो है स्नायु बलहीन होता है और कर्महीन होता है। और तब हम बोलते हैं कि उस रुक्ष गुण से बढ़ने वाला जो स्नायुगत के अंदर जो स्नेह गुण था, वो कम होने के कारण वहां स्नायुगत वात हो गया। तो आपको ये समझना है कि स्नायु जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर वायु का जो है अधिकार होना या वायु का जो है एक तरह से प्रकोप होना, वो ये दिखाता है कि स्नायु के अंदर बिल्कुल भी स्नेहत्व ही नहीं है। बिल्कुल भी स्नेह नहीं है। और अगर स्नेह होता तो वायु इतना रुक्ष गुण से प्रकोप नहीं कर पाता, स्थान संशय नहीं कर पाता है। इसलिए जब हम स्नायुगत की वात की चिकित्सा पढ़ते हैं, जो फिर से वात व्याधि के अंदर आप जाके एक बार फिर से रिवीजन करके आइए कि स्नायुगत वात के अंदर और कितने डिफरेंसेस होते हैं। बट यहाँ हम कंपेयर करेंगे लिगामेंट इंजुरी, टेंडन इंजुरी एज कंपेयर टू स्नायुगत वात। अब बात आती है चिकित्सा की। चिकित्सा में जाने के पहले जैसे मैंने पहले ही बताया कि टेंडन और लिगामेंट इंजुरी के अंदर तीन ही खाली आपको सबसे ज्यादा दोष मिलते हैं। हाँ, हो सकता है कफ का भी इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि वो बहुत ही विशेष संप्राप्ति होगी। और कफ के बारे में सोचने की जो आप ऐसा बोलिए कि जितना हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि कफ के बारे में सोचा जाता है, लेकिन उसके बारे में सोचने की जो नौबत है बहुत कम आती है। ज्यादा से ज्यादा जितने भी लिगामेंट और टेंडन है, इसका सबसे क्लियर कट जो दोष है वो अकेला वात और हमेशा रक्त के साथ आवृत्त होके आएगा या रक्तगत होके आएगा, लेकिन रक्त के बिना नहीं आएगा। रीजन एक और है। रीजन ये सबसे बड़ा है कि जितना भी पार्षणी एरिया हो या जितना भी जॉइंट एरिया हो, ये सब ऐसे एरिया है जो वात रक्त से बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं। तो वात रक्त की संप्राप्ति के अंदर भी जैसे मैंने पहले बताया कि आघातज जो इतिहास है, अचानक पैर मुड़ना, अचानक ट्विस्ट हो जाना, या अचानक चलते चलते पैर मुड़ गया, नी हो गया या गिर गए, ये सब ज्यादा से ज्यादा वात रक्त की तरफ ही लेके जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी स्नायु और सिरागत और लिगामेंट और टेंडन की बात होती है, आपको दो ही चीज दिमाग में रखना है कि एक, कि वायु के रुक्ष गुण को टारगेट करके कैसे इस व्याधि को कम करें, और दूसरा, आपका मेडिसिन बहुत ज्यादा रक्त प्रकोपक न हो। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जब हम इसमें ट्रीटमेंट चालू करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसके ऊपर एकदम उष्ण तीक्ष्ण चिकित्सा चालू कर देते हैं। तो जब तक सामता रहती है तब तक तो आपको आराम मिल जाता है। लेकिन जैसे सामता निकल जाती है और धातुक्षय वाला जो अवस्था आता है वो वृद्धि होता है, तो पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता। इसलिए आप देखोगे कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी लिगामेंट और टेंडन का पेशेंट को देखा होगा कि आपने भर भर के उसके ऊपर पंचकर्म किया है, और 4 महीने के बाद वो उसी स्टेज में आ जाता है जहां से उसका स्टार्टिंग हुआ था। रीजन ऐसा है कि जैसे मैंने वही बताया कि आपको प्रोग्नोसिस को देख के आपको समझना है कि ये पेशेंट के साथ हम कितना और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्लोली हीलिंग होने वाला डिजीज है। फिर से बात वही बताता हूँ, पेन कम हो गया तो इसका मतलब लिगामेंट टेंडन इंजुरी हील हो गई? नहीं। लिगामेंट और टेंडन की जो पैथोलॉजी है बहुत स्लोली हील होती है। इवन पेशेंट जब आता है हम उसको बोलते हैं कि 6 महीने तक तो आपको ट्रीटमेंट लेना है, भले एक हफ्ते में आपका पेन कम हो गया। अब समझने वाले के ऊपर है कि हम कितना समझाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि हमें वात के रुक्ष गुण को टारगेट करना है। तो मेरे कल्प में कुछ न कुछ तो स्नेहत्व होना चाहिए।
और अगर आप बिल्कुल भी जो उष्ण तीक्ष्ण कल्प यूज कर रहे हो, भले आम पाचक को टारगेट कर रहे हो, तो आपको याद रखना है कि 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद जैसे ही पेशेंट आपका निराम हो जाए, जैसे आपका सामता का पूरा लक्षण हट जाए, पेन थोड़ा कम हो जाए, ये सबसे राइट टाइम है कि चेंज करो अपना मेडिसिन और तुरंत रुक्ष गुण को टारगेट करो। क्योंकि जब भी अवरोध कम होगा और पेन मॉडरेट कम होगा, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को या स्नायु और सिरा को जो है रुक्ष यानी कि स्नेह की सबसे ज्यादा गुण है, जरूरत है, क्योंकि इतने क्रॉनिक, इतना जीर्ण व्याधि के ऊपर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वायु का रुक्ष गुण प्रकोप न हो। तो इसीलिए सबसे पहले आम पाचक, दूसरा कि वायु के शीत गुण को भी जो है एक तरह से टारगेट करना है। लेकिन ये शीत गुण जो है अग्नि दीपक प्रॉपर्टी अगर आपके ड्रग के पास है तो भी जो है लगभग काम कर जाती है। तीसरा मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट कि एक समय के बाद सिंस वहां रक्त की भी जो है संप्राप्ति बन रही है, रक्त आवृत्त वात की बन रही है, रक्तगत वात की बन रही है, इस दोनों के अंदर ड्रग में सामता नाशक और रक्तगत जो रक्त धातुगत जो है दोष प्रकोपक है या वहां जो अवरुद्ध है, उसे हमेशा तिक्त रस प्रधान कल्प से ही आपको ठीक करना है। इस तरह से वात और रक्त को दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके चल के मेडिसिन के अंदर तिक्त रसात्मक थोड़ा सा स्नेह कर अग्निदीपन प्रॉपर्टी हो तो वो किसी भी वायु यानी कि स्नायुगत वात के संप्राप्ति को कम कर सकती है। अब ये जो है एक ऐसा आप बोल सकते हो कि मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, या हो सकता है कि बहुत अलग अलग प्रैक्टिशनर बहुत अलग तरीके से अप्रोच करते हो। लेकिन मेरा अप्रोच करने का तरीका यह है कि सबसे पहला कि क्रॉनिक लिगामेंट टेयर हो या क्रॉनिक टेंडन इंजुरी हो, इस सब के अंदर जलों का सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा वर्थ करता है। दूसरा कि जलों का पित्त शामक रक्त मोक्षण कल्पना है। और दूसरा कि पित्त आवृत्तवात या रक्तगतवात जहां रक्त की संप्राप्ति बन रही है वहां निराम करना, शूलहर प्रॉपर्टी होना, वो ये जलोका करता है। तीसरा, जलोका एक ऐसा प्राणी है जो रक्त मोक्षण करते समय कोलैटरल सर्कुलेशन बनाता है, जो हम सभी ने यूजी के अंदर पढ़ा है। कोलैटरल सर्कुलेशन बनाते समय स्वेलिंग कम होती है, पेन कम होता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वहां चांसेस होते हैं कि लिगामेंट और टेंडन की कुछ ना कुछ रीहीलिंग हो सके। और ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जलोका के अंदर है। इसलिए टेंडन इंजरी के डिग्री को देख के पेशेंट के अंदर हम जलोका का जो है 3 जलों का एक साथ, 4 जलों का एक साथ, मतलब इतने मतलब ऐसा मिनिमम दो, या क्योंकि देखो एक जलों का में तो कोई भी टेंडन और लिगामेंट का पेन कभी नहीं जाएगा, दो में तो डाउटफुल है, डिपेंड अपॉन डिग्री क्या है। लेकिन मिनिमम 3 जो है वो हमेशा स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि आप धीरे धीरे जब करोगे तो कैसे शूल कम होता है। तो रक्त मोक्षण ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि स्नायु और संधि के अंदर जब भी आपका लिगामेंट और टेंडन इंजुरी है तो उस एरिया के 10 अंगुल के आसपास भी जहां आप जलोका लगाए वहां स्वेलिंग, टेंडरनेस, ये चीजें कम होती है। दूसरा कि मैं कल्प का जब सिलेक्ट करूंगा या सिलेक्ट करते समय मैं ऐसा उसको ब्लेंड करके या ऐसा प्लान करूंगा कि वो तिक्तरस प्रधान कल्प हो। भले मैं गूगल का कल्पना करूं या घृत का कल्पना करूं या क्वाथ का कल्पना करूं या आसोरिष्ट का, इसमें से जैसे मैंने बताया कि अगर आपका पेशेंट बहुत ज्यादा सामता युक्त है तो गुग्गुल और आसोरिष्ट पहली चॉइस होती है। लेकिन जैसे ही पेशेंट आपका निराम हो जाए तो आप ऐसे गुग्गुल के अंदर चाहिए जो कुछ तिक्त और स्नेह युक्त हो, या दूसरा कि डायरेक्टली आप घृत और क्वाथ पे जाइए। तो ये दूसरा है कि आपके पास और भी चॉइस है कि इस मेडिसिन को चेंज करना है, लेकिन आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि अल्टीमेटली स्नेह गुणवर्धन ही कल्प आपको देना है। इसलिए जितने भी आपके अवले है या घृत कल्पना है, जो भी स्नेह देके वात शामन करते हैं, धातु का जो पोषण करते हैं, ऐसे कल्प आपको रीहीलिंग के लिए चाहिए, खास करके स्नायु और संधि के लिए। फिर आता है वात रक्त नाशक लेप, यानी कि यहाँ जो आपको फोमेंटेशन करना है, यहाँ जो आपको लेप लगाना है, ये ऐसा लेप लगाना है जो वात रक्त नाशक हो, वात रक्त रोगाधिकार वाले हो। भले वो मुस्ता का लेप हो या अमलकी का लेप हो या चंदन का लेप हो, जितने भी तिक्त रसात्मक जितने भी ड्रग हो या पित्त शामक जो आपके कल्प हो जो ज्यादा करके
लोकल एप्लीकेशन से कम होते हैं। और ये जितने भी हर्ब के हमने नाम लिए, ये सब के सब आपका वात रक्तनाशक है। तो ऐसे कल्ब का जो उपयोग है, ये तुरंत आपके किसी भी प्रकार का एक्यूट, इवन जब भी आपका पैर ट्विस्ट होता है या कोई भी एंकल ट्विस्टिंग वगैरह होती है, तो वहां भी शीत जो है चिकित्सा करके, यानी कि पहला 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप उसको कोल्ड फॉर्मेंटेशन जो, जितना आप उसको ठंडा फॉर्मेंटेशन दो, उतना स्वेलिंग रिड्यूस होता है, उतना जो है, क्योंकि इसमें रक्त की संप्राप्ति ज्यादा हुई है, पित्त ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो जितना शीत चिकित्सा करोगे उतना पित्त का शमन होता है, ये इनिशियली डेज में। लेकिन एक बार जो एक्यूट ट्विस्टिंग है, वो 1 वीक के ऊपर हो जाती है, तो दोष को देख के हमें वहां थोड़ा सा प्लान ऊपर नीचे चेंज करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द यंग पेशेंट लोग हैं जो एंकल और जो लिगामेंट है, इसके ट्विस्टिंग इंजरी धीरे धीरे वीक ऑन वीक कम होती है। लेकिन ऐसे भी यंग जनरेशन होते हैं कि वीक ऑन वीक वो पेन बढ़ता जाता है, स्वेलिंग मॉडरेट रहता है, नहीं जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब ये जो पेन है, ये रीहीलिंग नहीं हो रहा है। और ये टेंडन और लिगामेंट पेन का जो है, यानी इंजुरी का बहुत अच्छा साइन है कि वो स्वेलिंग मेंटेन करके रखता है, पेन मेंटेन होता है। थोड़ा भी कुछ भी ओवर एक्टिविटी हुई, डांस हुआ, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने गए, तो पेन रीएग्रीवेट होता है। इसका मतलब रक्ताश्रित यानी जीर्ण हो गया। फिर वात रक्तनाशक ऑयल जो वात और रक्त दोनों के ऊपर काम करे, प्लस बल भी दे। तो चंदन बना लाक्षादी तेल, यहाँ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि जो मैं सबसे मोस्ट कॉमनली यूज करता हूँ, कि कोई भी लिगामेंट और टेंडन की इंजुरी आ जाए तो ये चीज का हमें लोकल एप्लीकेशन करने के लिए बोलते हैं। इवन हम इसके अंदर जो है मिश्रक स्नेह का भी जो है धारा देते हैं, मिश्रक स्नेह का भी एप्लीकेशन करते हैं। क्योंकि अभिघात या भग्न रोग अधिकार के अंदर सुश्रुत संहिता में, संहिता महर्षि सुश्रुत ने भी एक्सप्लेन किया है कि जो भी भग्न एरिया है, जहां फिर से टूटने के बाद वात रक्त की संप्राप्ति ज्यादा बनती है, तो वहां मधु और जो है घृत, उसका भी लेप कर सकते हैं। तो यहाँ ये जब हमारे क्लिनिक में आता है तो हम जलों का, लेकिन जब बाकी टाइम है तो उसे चंदन बला लाक्षादी तेल या उसे घृत लेप हम लोग करने के लिए ज्यादा करके प्रोत्साहित करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस चलती है। इसके बीच में आप बस्ती दे सकते हो, क्योंकि देखो वो टॉपिक बहुत लंबी हो जाएगी कि मैं क्या बस्ती नहीं दे सकता था, क्या मैं विद्या कर्म नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं इसके अंदर भल्ला तक कर्म नहीं कर सकता हूँ। जो जो ये सब चीजें हैं, ये थोड़ी मेरे संप्राप्ति में फिलहाल नहीं फिट बैठ रही है। और ये विशेष संप्राप्ति है कि आपको इन केस बीच में लगे कि यूज करना है तो कीजिए। लेकिन वो सब चीजों से आप क्रॉनिक कोई भी टेंडन और लिगामेंट इंजुरी को रिकवर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर पाओगे। उसको खाली आपको बीच में सामता ज्यादा लगे तो आप यूज कीजिए, अदरवाइज इसी को आपको सस्टेन, स्लोली, स्टेडिली हील होने में मदद करता है। हाँ, अब बात ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन नीचे जो आ रहे हैं, वो उस पे किसी ने पूछा है कि क्या विद्या कर्म और अग्निकर्म कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देखिए, मैंने ये नहीं बोला कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जब बहुत सीवियर पेन हो, क्योंकि देखिए जब पेन बहुत ज्यादा और बहुत सीवियर होता है, बहुत सामता बढ़ती है, तब हम उस अग्नि कर्म को या विद्या कर्म को, और इसमें भी विद्या कर्म को ज्यादा प्रिफर करते हैं कि वो उस टाइम के लिए मैनेज करे और मेडिसिन अपना काम कर जाए, पेन रिलीफ करे। और पीछे से जो है, हम इसे एट द एंड जलोका पे ही लाके छोड़ते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जलोका ही है जो उस एरिया, उस स्ट्रक्चर को हील कर सकती है। इसको कितना टाइम लगता है? इसको लग सकता है 4 महीने से 9 महीने तक। तो इतना परसिस्टेंट पेशेंट आपका मेडिसिन लेने के लिए तैयार होगा, तो यहां जाके आपका कुछ स्कोप बनेगा। 2-3 वीक में पेन चला गया, पेशेंट अपने घर, आप अपने घर, वो फिर 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। क्योंकि 1-2 हफ्ते में जाने वाली संप्राप्ति नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, स्कोप जो टेंडन यानी कि टेंडनाइटिस के अंदर है, टेंडनोसिस के अंदर है, टेंडन फर्स्ट डिग्री टेयर है, सेकेंड डिग्री टेयर है, ये दोनों में यू हैव अ स्कोप। थर्ड डिग्री में आप पहले बता दो कि वी कैन मैनेज, वी कैन डू द पेन मैनेजमेंट, पर वो हीलिंग नहीं होता। आज तक तो हमने जब भी रिपीट किया है नहीं हो, बट आप में से किसी ने केस ऐसा देखा है या किसी के पास एक्सपीरियंस है कि प्री और पोस्ट एमआरआई के अंदर री हीलिंग हुआ है, तो यू आर वेरी गुड टू शेयर विथ मी कि आप बता सकते हो। लिगामेंट का भी वही है कि ग्रेड 1 के अंदर यू हैव अ स्कोप, ग्रेड 2 के अंदर यू हैव अ स्कोप, ग्रेड 3 में देर इज अ नो स्कोप। बट यहाँ एक और कैच पॉइंट आता है कि मेरा ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच में एक चीज में खाली ये समझता हूँ कि कुछ कुछ मैंने ऐसे केस देखे हुए कि जहां पेशेंट यंग है यानी कि 30-35 के नीचे है, और उसको ग्रेड 2 टीयर हुआ है,
और बहुत सारे प्रैक्टिशनर हम लोग ये बोलते हैं कि अरे आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, हम जो है इसको ठीक कर लेंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें देखो होता क्या है, आप है ना जब ट्रीटमेंट चालू करते हो तो आप उसका पेन कम कर देते हो, आप स्वेलिंग कम कर हो, जिसके लिए आयुर्वेद मास्टर है। जो लिगामेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि लिगामेंट और टेंडन इंजुरी के अंदर जो है ये मॉडर्न मेडिसिन नहीं कर पाएगी, पर आयुर्वेदिक मेडिसिन कर जाती है। लेकिन क्या वो हील होता है या नहीं होता है, ये आपको हमेशा एक बार फॉलो अप एमआरआई कर लेना चाहिए। आपके 6 मंथ या 7 मंथ ट्रीटमेंट करने के बाद अगर ग्रेड 2 आपका जो भी टीयर है ये परसिस्टेंट रहा या ना, यानी कि बना रहा, और भले पेशेंट को सिम्टम नहीं है, ऑपरेशन करा लीजिए। रीजन इज दैट बिकॉज ही हैव अ होल लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू, उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। वो अभी यंग एज में इसका ऑपरेशन कर सकता है, विच विल बी सक्सेसफुल इनटू होल्डिंग द लिगामेंट। बट एक बार इसी को लेके आगे चलते रहे तो एक एज के बाद वो ऑपरेशन में उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आता। तो मेरा ये मानना है कि द वन हु हैव ग्रेड 2 केसेस, और जिसने पेन और जो स्वेलिंग है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर कि आप उसका एमआरआई रिपीट करो और देखो इफ इट इज ए हील्ड, अच्छा हील हो गया, यू आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर कि आपने वो चीज कर ली जो हमने प्लान की थी। बट अगर नहीं हुई है, जस्ट उसको बोल दो कि गो फॉर एटलीस्ट ऑपरेशन, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आपके ट्रीटमेंट से वो जो एरिया है जो सेकेंड डिग्री टेयर है वो फर्स्ट डिग्री में आ जाना चाहिए, या वो टोटल हीलिंग हो जाना चाहिए। तो अगर वो नहीं हुई है, दैट मीन्स कि द पेन एंड एवरीथिंग हैज रिस्पॉन्डेड बट द टेयर स्ट्रक्चरली हैज नॉट बीन हील्ड। तो एक एक बोलते हैं कि एक होता है सिम्टोमेटिक रिलीफ और एक होता है स्ट्रक्चरल जो है रीजनरेशन। तो वो मैंने वही बताया कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड है। पंचतिक्त गुरुत